दोस्तों हमारा पहला सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद कर दिया गया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार में होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद कर दिया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंश राज्य की राजधानी दोईसा या डोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी गई थी। दोस्तों छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा यदुनाथ शाह के शासनकाल में नागवंश की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी गई थी। दोस्तों फनी मुकुट राय ही नागवंशी राज्य के संस्थापक थे और लगभग 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना हुई। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ। दोस्तों 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। इस क्रम में अंग्रेजी सेनापति फर्ग्यूसन ने सर्वप्रथम झाड़वताम के राजा को हराया था। कहाँ के झाड़वताम के राजा को हराया था किसने? फर्ग्यूसन ने। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1767 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव वापस कब लिया गया। दोस्तों 21 सितंबर 1998 ईस्वी को कब? 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव को वापस लिया गया। दोस्तों यह प्रस्ताव 21 सितंबर 1998 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 पर विचार करने के लिए आहूत बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को 107 के मुकाबले 181 मतों से नामंजूर कर दिया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। अगला सवाल कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जो जिला है वो है हमारा रामगढ़। दोस्तों रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1341 वर्ग किलोमीटर। जबकि दूसरा सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है? लोहरदगा। चूंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास रामगढ़ नहीं है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा। लोहरदगा भी झारखंड का दूसरा सबसे छोटा जिला है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह जिले में अवस्थित है। किस जिले में? गिरिडीह जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? हम सम्मेद शिखर भी कहते हैं। और दोस्तों यह चट्टान जो है यह अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। दोस्तों पाट क्षेत्र ही झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। दोस्तों इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे समताप पठार होने के कारण इसे पाट क्षेत्र कहते हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 900 मीटर। इस क्षेत्र का विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिण छोर तक है। और दोस्तों पलामू, गढ़वा, लोहरदगा एवं गुमला को पाट प्रदेश कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है। दोस्तों झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम चट्टानों में आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं। कैसी दोस्तों? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं। इस चट्टान को झारखंड की पैतृक चट्टान कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। दोस्तों ये परत वाली चट्टानें जो है ये पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की जलवायु क्या कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड की जलवायु जो है ये मानसूनी जलवायु कहलाती है। दोस्तों झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि राज्य का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है। दोस्तों राज्य का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? छोटा नागपुर क्षेत्र। दोस्तों राज्य का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र ही है। झारखंड राज्य के अधिकांश भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। इस मिट्टी का 90% छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि यह ग्रेनाइट एवं नीस से बनी होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में अनेक जगह खेत जो है ये सीढ़ीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? सीढ़ीनुमा होते हैं। क्यों? दोस्तों झारखंड राज्य में अनेक जगह खेत सीढ़ीनुमा होते हैं क्योंकि वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग किया जा सके। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों तो 110 से 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कारण क्या है कि वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग हो सके। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। दोस्तों लोहरदगा जिले में, किस जिले में? लोहरदगा जिले में ही नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र के 8.4% भाग पर नलकूप द्वारा सिंचित होती है। कितने परसेंट पर दोस्तों? 8.4% भाग पर नलकूप द्वारा सिंचित होते हैं झारखंड में। और दोस्तों नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो लोहरदगा जिले में। अगला सवाल कहता है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। तो दोस्तों कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य है दोस्तों। ठीक है, देश का ये अग्रणी राज्य है। संपूर्ण देश के कोयला उत्पादन का 1/3 उत्पादन जो है झारखंड राज्य में होता है। कितने दोस्तों? 1/3। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि उत्तरी कोयला जलाशय परियोजना किस जिले में है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू में है। ठीक है, पलामू जिले के अंतर्गत उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना आती है। इसी परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं एक विद्युत गृह बनाया गया है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य से गुजरने वाले मार्ग ग्रांड ट्रक रोड को क्या कहते हैं। राज्य से गुजरने वाले मार्ग ग्रांड ट्रक रोड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, झारखंड राज्य से गुजरने वाले मार्ग को ग्रैंड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। इस राजमार्ग का झारखंड राज्य में विस्तार चौपारण हजारीबाग से चिरकुंडा धनबाद तक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड में देश के कुल टसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60% होता है। कितना दोस्तों? 60% उत्पादन करता है। दोस्तों टसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान रखता है झारखंड देश में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। दोस्तों झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जो जिला है ये हमारा है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ 3841 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र मिलता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाले 4 जिले हैं। पहला है पश्चिमी सिंहभूम 3841 वर्ग किलोमीटर, फिर है पलामू 3527 वर्ग किलोमीटर, फिर है गुमला 2657 वर्ग किलोमीटर एवं हजारीबाग 2062 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों चूंकि यहाँ पर सिंहभूम का नामो निशान नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? पलामू। ठीक है, फिर से याद दिला दे दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम का वन क्षेत्र कितना है? 3841 वर्ग किलोमीटर, पलामू का है 3527 वर्ग किलोमीटर, गुमला का है 2657 वर्ग किलोमीटर एवं हजारीबाग का 2062 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है हमारा? यहाँ पर पलामू। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा सघन वन किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक सघन वन जो है ये पलामू जिला में पाया जाता है। किस जिले में दोस्तों? पलामू में। लेकिन झारखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? पश्चिमी सिंहभूम,
3,841 वर्ग किलोमीटर, फिर है पलामू 3,527 वर्ग किलोमीटर, फिर है गुमला 2,657 वर्ग किलोमीटर, फिर है हजारीबाग 2,062 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र। ठीक है, राज्य के सर्वाधिक वन परसेंटेज अगर आपसे पूछे जाओ तो दोस्तों, तो इसका 4 जिले हैं। पहला है चतरा 47.62%, फिर है कोडरमा 41.53%, फिर है पलामू 40.74% एवं पश्चिमी सिंहभूम 38.77%। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर है। दोस्तों एसपीजी ब्लाइंड स्कूल है हमारे रांची जिले में। अगला सवाल कहता है कि पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से ही है पूर्णिमा महतो का संबंध। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रांची। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ पर स्थित है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ पर स्थित है, तो यह है रांची में। ठीक है, रांची में ही है ये स्थित। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना एस हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, एस हल्दर, ठीक है, और व्योमकेश चक्रवर्ती द्वारा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों ही। कब हुआ था इसका स्थापना, तो 1920 में। अगला सवाल कहता है कि 1765 में अंग्रेजों की दीवानी मिलते ही कितने वर्षों में अंग्रेजों ने संपूर्ण छोटानागपुर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में दीवानी मिलते ही 2 वर्षों में अंग्रेजों ने संपूर्ण छोटानागपुर पर अधिकार ले लिया था। दोस्तों कितने वर्षों में, 2 वर्षों में ही। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सेल लॉ के कारण बंगाल की आधी जमीन किसके हाथों में चली गई थी दोस्तों। तो दोस्तों सेल लॉ के कारण बंगाल की आधी जो जमीन है ये सूदखोरों एवं मध्यस्थों के हाथ में चली गई थी। किसके हाथ में दोस्तों, तो सूदखोरों तथा मध्यस्थों के हाथ में। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 1820 में कौन से कानून के तहत पुलिस कचहरी, आबाकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़े बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल कानून के तहत। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। दोस्तों छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में ही लागू किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार किया था। तो दोस्तों इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार किया था फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने। ठीक है, इसे बनाने में मिस्टर लेस्टर ने भी सराहनीय भूमिका प्रदान की थी। ठीक है, तो दोस्तों इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, तो फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को, और इसे बनाने में मिस्टर लेस्टर ने भी सराहनीय भूमिका निभाई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ओ अंजमा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों वचन देव कुमार कौन है, वचन देव कुमार। दोस्तों वचन देव कुमार ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं इता मृग कविताएं, भैभव सबकी पृथ्वी, पुत्री, वृत्त बिंदु अनेक कविताएं, धूप छांव आदि। अगला सवाल कहता है कि झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक, जिसे भी कह सकते हैं हम, एमिलो स्कॉव, अगस्त ब्रांड, फेडरिक वाच एवं थियोडोर जैक किस देश के वासी थे या किस देश के रहने वाले थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के ये रहने वाले थे। कहाँ के, जर्मनी के। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि पारसनाथ का मंदिर जो है ये कितने वर्ष पुराना है दोस्तों। तो दोस्तों पारसनाथ का जो मंदिर है ये करीब 2000 वर्ष पुराना है। कितना दोस्तों, 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, उससे भी अधिक पुराना है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी की श्रृंखला है। उच्चतम चोटी 1365 मीटर है इनकी, और यहाँ जैनों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगला सवाल कहता है कि संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा ऑस्ट्रिक। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों कौन है, हिंदी। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा भी संथाली, बांग्ला, उर्दू आदि झारखंड में अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को झारखंड की प्रथम राजभाषा होने का गौरव
प्राप्त है। अगला सवाल कहता है कि जनजातीय मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों जनजातीय मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय बनाते हैं उसे तनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तनु। अगला सवाल कहता है कि महामाया मंदिर, ठीक है, 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था एक। दोस्तों हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण महामाया मंदिर 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित था। महामाया मंदिर रांची लोहरदगा गुमला मार्ग पर लोहरदगा से 15 किलोमीटर दूर हातिया मुनि नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राजघंट ने करवाया था। किसने कराया था दोस्तों? राजघंट ने। दोस्तों ये कौन सा ब्राह्मण था? ये मराठा ब्राह्मण था दोस्तों, ठीक है। हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण महामाया मंदिर 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित था। महामाया मंदिर रांची लोहरदगा गुमला मार्ग पर लोहरदगा से 15 किलोमीटर दूर हातिया मुनि नामक गांव में स्थित था। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राजघंट राय ने कराया था। अगला सवाल कहता है कि मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो दोस्तों मंडा पर्व का संबंध है महादेव शिव देवता से। किससे है दोस्तों? शिव देवता से। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मंडा पर्व जो है ये आरंभ होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होती है। यह पर्व आदिवासी और सदानों दोनों में समान रूप से प्रचलित है। अगला सवाल कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है यह है लोहरदगा। कौन है दोस्तों? लोहरदगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से तो यह है रांची, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोहरदगा। अगला, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर संथाल परगना, ठीक है दोस्तों। छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र संपूर्ण झारखंड को अभिव्यक्त करता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के 80% भाग को समाहित करता है। अगला सवाल क्या कहता है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत युद्ध में वीरगति मिली थी? दोस्तों झारखंड के गुमला के जूड़ी गांव में जन्मे भारतीय थल सेना के लांस नायक अल्बर्ट एक्का को 1991 में परमवीर चक्र सम्मान प्रदान किया था। सेना का यह सर्वोच्च सम्मान भारत पाक 1971 ईस्वी के युद्ध में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। कब दोस्तों? भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है। कब? 1971 ईस्वी में जो हुआ था उसमें वीरतापूर्ण बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत यह दिया गया था दोस्तों, ठीक है। इसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था, सम्मान दिया गया था। अगला सवाल कहता है कि लाल हेम्ब्रम का संबंध सापाहोड़ आंदोलन से था। उन्होंने किस राष्ट्रीय क्षेत्र के आदेश पर सन 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था? तो दोस्तों सापाहोड़ आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रम ने 1945 ईस्वी में महात्मा गांधी के आदेश पर, किस पर दोस्तों? महात्मा गांधी के आदेश पर ही आत्मसमर्पण किया था। सापाहोड़ आंदोलन मुख्यतः खरवार आंदोलन का एक भाग था। इस आंदोलन में आरंभ में चारित्रिक शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। अगला सवाल कहता है कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है शिबू सोरेन को। किसे? शिबू सोरेन को। दोस्तों झारखंड पृथक राज्य निर्माण के अग्रणी नेताओं में एक शिबू सोरेन थे और उनका उपनाम था दिसोम गुरु अथवा गुरुजी। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन के क्रम में जयपाल सिंह के निधन के पश्चात शिबू सोरेन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसके निधन के बाद? जयपाल सिंह के। अगला क्या कहता है? कहता है कि इस्पात नगरी कहा जाता है किसे दोस्तों? तो इस्पात नगरी हम सभी जानते हैं जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे? जमशेदपुर को, ठीक है। स्वर्ण रेखा एवं खरकन नदियों के तट पर बसे झारखंड के जमशेदपुर नगर को इस्पात नगरी, कारखानों का शहर अथवा भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि तिलकेर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तिलकेर मुकदमा की रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने की थी। यह बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की पुस्तक थी। देवस्कर एक प्रतिभाशाली विद्वान तथा देशभक्त थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सखाराम गणेश देवस्कर। अगला सवाल कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है, का नारा किसने दिया था? ठीक है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ देसी राज विदेशी राज। तो दोस्तों इसका नारा किसने दिया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ महतो ने। किसने दिया था? रघुनाथ महतो ने।
ठीक है दोस्तों। 1760 ईस्वी में चुआर विद्रोह के प्रथम दौर के नेता रघुनाथ महतो ने नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अंग्रेजों को लगान ना देने के कारण उन्हें जमीन तथा घर से बेदखल कर दिया गया था। इसी कारण उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला सवाल कहता है कि सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज का नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूतिया नागखंड। दोस्तों सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज का नाम था सूतिया नागखंड। झारखंड क्षेत्र में यह राज निर्माण का प्रथम प्रयास किया गया था। सूतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभक्त था। लोहागढ़, लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालूनगढ़ जिसे हम पलामू भी कहते हैं, मानगढ़ जिसे हम मानभूम कहते हैं, केसलगढ़, सुरगुजगढ़ जिसे सुरगुज भी कहा जाता है, एवं सिंहगढ़ जिसे हम सिंहभूम कहते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कुंडा रियासत झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिले में ही कुंडा रियासत स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग जिले में। ठीक है, हजारीबाग जिले में ही कुंडा रियासत स्थित है। कुंडा रियासत हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब द्वारा स्थापित 5 रियासतों में से एक है। इसकी स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी राम सिंह बुदेला ने की थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि संथाल जनजाति के लोग किसमें श्रेष्ठता रखते हैं? दोस्तों संथाल जनजाति के लोग बुनाई में श्रेष्ठता रखते हैं। किसमें दोस्तों? बुनाई में। ठीक है, ये बुनाई में श्रेष्ठता रखते हैं। संथाल झारखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से। अगला सवाल कहता है कि डाल्टनगंज की स्थापना किस सन में हुई थी? दोस्तों डाल्टनगंज की स्थापना डाल्टन ने 1860 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1860 ईस्वी में ही डाल्टनगंज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? डाल्टन ने। अगला सवाल कहता है कि प्रारंभ में नगरपालिका का चेयरमैन कौन होता था? दोस्तों प्रारंभ में नगरपालिका का चेयरमैन अंग्रेज ही होता था। कौन होता था? अंग्रेज। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोयला खनन के लिए प्रथम शहर की स्थापना किस सन में की गई थी? तो दोस्तों कोयला खनन के लिए प्रथम शहर की स्थापना सन 1891 में की गई थी। कब दोस्तों? 1891 में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में प्रथम रेल लाइन कैसी थी? झारखंड में प्रथम रेल लाइन जो है ये छोटी लाइन थी। दोस्तों सर्वप्रथम जमशेदपुर से हावड़ा तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। अगला सवाल कहता है कि जमशेदपुर की स्थापना किस सन में हुई? तो दोस्तों जमशेदपुर की स्थापना 1907 ईस्वी में पारसी व्यवसायी जमशेदजी टाटा ने किया था। 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। कब? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करी थी दोस्तों? तो जमशेदजी टाटा ने। अगला सवाल कहता है कि आज़ादी से पूर्व झारखंड में नगरीय विकास की गति कैसी थी? कहता है कि आज़ादी से पूर्व झारखंड में नगरीय विकास की गति कैसी थी दोस्तों? तो दोस्तों आज़ादी से पूर्व झारखंड में नगरीय विकास की गति धीमी थी। कैसी दोस्तों? धीमी थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 1872 में रांची के बाद दूसरा बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों 1872 में रांची के बाद झारखंड का दूसरा बड़ा जो नगर था ये था हजारीबाग। कौन सा दोस्तों? हजारीबाग। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है किसी अभियोग जोत के लगान की वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए गए प्रत्येक आवेदन में क्या विनिर्दिष्ट होगा? तो दोस्तों पहला कहता है कि जोत गठित करने वाले भूखंड के क्षेत्र, स्थिति, स्थानीय नाम, विशेषता और सीमा के विषय में विशिष्टियाँ। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भूमि में तत्समान वर्गों के लिए ग्राम में समानता विद्यमान दरें। तो ये भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट कहता है कि वे दरें जिनका आवेदक दावा करना चाहता है, और ये भी कथन हमारा सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ही धारा CNT एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आती है। अगला सवाल कहता है कि वृद्धि के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त क्या करेगा? दोस्तों धारा 29 का 1 के अनुसार जब ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किया जाए तो उपायुक्त उसकी अंतर वस्तु की सूचना तुरंत तैयार कर देगा। ठीक है, और तुरंत तैयार करके वो रैयत को देगा। उसके बाद यदि उचित समझे तो भूमि की माप का आदेश देगा,
और फिर आवेदन में उपवर्णित सभी परिस्थितियों पर विचार कर लेने के पश्चात आदेश द्वारा उस भूमि के लिए ऐसा वर्धित लगान नियत कर सकेगा या उनमें फेरबदल करता है, और जैसे ही उसे उचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो वो उतना ये फेरबदल कर सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला कहता है कि उसकी अंतर्वस्तु की सूचना तुरंत रैयत को देगा, तो बिल्कुल सही है। यदि उचित समझे तो भूमि की माप का आदेश दे सकेगा, बिल्कुल सही है। उस भूमि के लिए ऐसा वर्धित लगान नियत कर सकेगा या उसमें अन्यथा फेरबदल कर सकेगा। तो दोस्तों हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही सत्य है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में वृद्धि का आवेदन में अंतर्विष्ट होगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि धारा 31 के अनुसार जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में वृद्धि का आवेदन में अंतर्विष्ट होगा। ठीक है, क्या क्या अंतर्विष्ट होगा? पहला है कि आवेदन की तारीख को रैयत द्वारा दे वार्षिक लगान। दूसरा है उस भूमि का क्षेत्र और प्रकार जिसके लिए उक्त लगान दे हो। तीसरा है कार्यवाही जिसके द्वारा उक्त लगान नियत किया गया हो। और चौथा है वह तारीख वर्ग की भूमियों के लिए ग्राम में प्रचलित सामान्य दर। पांचवा है वह तारीख जब ग्राम में उक्त सामान्य दर पिछली बार समायोजित की गई थी। और छठा है उक्त वृद्धि की रकम। और सातवां है वह रीति जिसमें उक्त वृद्धि निर्धारित की गई हो या की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे सभी ही कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि ऐसा कोई भी अधिभोगी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम कराने का दावा करना चाहती हो, लगान निर्धारण के लिए और भूमि की माप करने के लिए निम्न में से किसके पास आवेदन दे सकेगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त। ठीक है, धारा 34 के अनुसार ऐसा कोई भी अधिभोगी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम करने का दावा करना चाहती हो तो उपायुक्त के पास भूमि पर जिसके बारे में ऐसा कभी चाहता हो वो तो लगान निर्धारण के लिए और भूमि की माप करने के लिए वो आवेदन दे सकेगा। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने की हकदार होगी, उससे संबंधित कौन सा धारा है? तो दोस्तों इससे संबंधित जो धारा है हमारा धारा नंबर 44 है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विकल्प के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई थी जिसका मुख्य लक्ष्य 10% विकास दर को हासिल करना था। तो दोस्तों इसका विस्तारीकरण कब किया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2011 में ही इसका विस्तारीकरण किया गया। अगला सवाल क्या कहता है कि औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड सरकार ने किस क्षेत्र में BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर नीति का सहारा निजी क्षेत्र के सहायता से शुरू कर रही है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक नीति 2007 के अनुसार सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र को न्यूनतम कितने एकड़ क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 एकड़। ठीक है, एकल खिड़की व्यवस्था के लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष उद्योग, चानन तथा भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव को बनाया जाता है। यह समिति सभी परियोजनाओं जिसमें वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित का निपटारा करती है। अगला सवाल कहता है कि ऐसे मामले जिनमें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA दोनों को जन सुनवाई के लिए कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। ठीक है, यह मामले वह है जिनमें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA दोनों ही किए जाने अपेक्षित हो। ऐसी जन सुनवाई का कार्य 30 दिनों के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में इसके संबंध में क्या प्रावधान है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पहला तो ये है कि प्रभावित परिवार को प्रति एकड़
प्रति माह 1,000 की दर से विस्थापन की तिथि से 30 वर्षों तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा क्या है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसी राशि में 500 की वृद्धि की जाएगी। अगला सवाल है कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी परती भूमि का वनीकरण करना है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख करोड़ एकड़। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची स्थित हरमू मैदान से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होगी उन्हें 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तुम्हारा ये कथन भी सही है, ठीक है, ये कथन भी हमारा सही है। और नेक्स्ट कहता है कि जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें भी 5,000 प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन ही हमारे क्या है, सत्य है। अगला सवाल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किसी अभियान की शुरुआत की गई थी? ठीक है, कहता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारथी रथ अभियान की। किसकी? सारथी रथ अभियान की। अगला सवाल कहता है कि उड़ाव जनजाति की शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्तर पर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक मामलों में ज़्यादातर आर्थिक दंड का प्रावधान है, जैसे को तैसा वाला फैसला सुनाया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों का शासन व्यवस्था है, यह शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना क्षेत्र में। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही, पटवारी भी, अमीन भी और दीवान भी। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान, पटवारी और अमीन करते थे। अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में किसको खबर की जाती है? दोस्तों यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में जोग मांझी को खबर की जाती है। जोग मांझी गांव की बैठक बुलाता है और अवैध संतान के बाप का नाम पूछा जाता है। जब वह किसी लड़की का नाम लेती है, साथ ही गवाहों से प्रमाणित हो जाता है, तो वह लड़का उस लड़की को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोग मांझी को खबर दिया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ही, सामाजिक भी, धार्मिक भी और आपराधिक भी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा बनाई गई झारखंड की स्थानीय नीति आखिर क्यों विवादित हो गई थी? दोस्तों बाबूलाल मरांडी द्वारा 2001 में बनाई गई स्थानीय नीति कर कॉपी समझा जाने लगा था। ऐसा माना जाने लगा था कि यह स्थानीय नीति जनजाति समर्थक एवं सदानी विरोधी तथा ईसाई जनजातियों का खुला समर्थन करने वाली स्थानीय नीति थी, जिसके कारण इस स्थानीय नीति का खुला विरोध हुआ। ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा, पहला तो बिचौलिया है, दूसरा है दुकानदारों के खोटे बटखरे और तीसरा है चूहों द्वारा खदान की बर्बादी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि हांसदा मुरमुर किस्कू हेमरेम सोरेन गोत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों हांसदा मुरमुर किस्कू हेमरम सोरेन ये सारे गोत्र संथालों से संबंधित है। ये 4 प्रमुख गोत्र हैं, जबकि संथालों में कुल 12 पाए जाते हैं। संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य संगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है दोस्तों।
तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति के ये गोत्र हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि भारत में, ठीक है, भारत के किस भाग में झारखंड स्थित है। तो हम सभी जानते हैं भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी भाग में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड का आकार कैसा है। तो हमारा जवाब हो जाएगा चतुर्भुजाकार। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची से। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1908। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि असहयोग आंदोलन के समय हजारीबाग में किस महिला आंदोलनकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती देवी ने। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र को किस ग्रंथ में पुंडरीक कहा गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में। किसमें? महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया है। महाभारत में इसी क्षेत्र को पशु भूमि भी कहा गया है। अगला सवाल कहता है कि सिंहभूम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारीख फिरोज शाही। अगला सवाल कहता है कि ढाल विद्रोह के नायक कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल। कौन थे? जगन्नाथ ढाल। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 1857 का विद्रोह झारखंड के किस स्थान से शुरू हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी से। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामकृष्ण सहाय ने। सबसे पहले इन्होंने ही उन्हें निमंत्रण दिया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जाता है और बनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश को रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं। कुआं ही झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस वर्ष राधाकृष्ण की गेंद और गोल का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। दोस्तों 1975 में राधाकृष्ण की गेंद और गोल का प्रकाशन हुआ था। यह ग्रंथ राज रांची द्वारा प्रकाशित है, जिनमें 24 कहानियां हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 में। अगला सवाल है कि झींगा फूल के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पुरी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री पूर्ति। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की लोक शैली के नृत्यों में से कौन सा है जो सिर्फ दर्शकों के लिए प्रदर्शित होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छऊ नृत्य। अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 की योजना राशि में राज्य सरकार की भागीदारी कितने % है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। अगला सवाल कहता है कि तांबा शोधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस विद्रोह के समय अपना देश अपना राज का नारा लगा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह के समय। अगला सवाल कहता है कि रांची झारखंड के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश चंद्र घोष। तो दोस्तों झारखंड के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र रांची था। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। झारखंड के क्रांतिकारियों पर बंगाल के क्रांतिकारियों का गहरा प्रभाव था, क्योंकि 1912 ईस्वी के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही एक भाग था।